गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डीकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने थर्मल डीकम्पोजिशन के बारे में समझा था। थर्मल डीकम्पोजिशन यानी क्या कि कोई भी रिएक्टेंट के अंदर जब हम डीकम्पोजिशन हीटिंग की मदद से करते हैं, यानी हम रिएक्टेंट को जब हीट करते हैं और दो प्रोडक्ट मिलते हैं तो उसको हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में था, उसको जब हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो इस रिएक्शन में डीकम्पोजिशन हुआ। डीकम्पोज का मतलब क्या कि जब कोई भी रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट हो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता हो तो उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन। अगर डीकम्पोजिशन हीटिंग करके किया जाए तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि इलेक्ट्रो मीन्स हम करंट पास करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके अंदर से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे जब हम वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो H2 गैस और O2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर देंगे। तो जब हमने वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हमको देखने को मिला। यानी एक वाटर था, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से आयंस डिसोसिएट हो गए तो दो तरह के गैस बने, एक बना हाइड्रोजन गैस, दूसरा बना ऑक्सीजन गैस। तो इलेक्ट्रिक करंट पास किया, उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन हुआ, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। हमारी बुक में एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि एक एक्टिविटी में हमको एक प्लास्टिक मग लेना है, उसमें नीचे की तरफ से दो होल्स करने हैं और जो होल्स हमने किए हुए हैं उसमें ग्रेफाइट या कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगा देने हैं। कार्बन के या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो इनर्ट होते हैं, इसलिए उनको लगाना रहता है और उन इलेक्ट्रोड्स को रबर स्टॉपर की मदद से बंद कर देना है। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए थे इसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है। मग को फिल द मग विथ वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। पानी भर देना है और डूब जाए इलेक्ट्रोड्स जो हमने लिए थे, इतना पानी हमको भरना है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। एसिडिक करना होता है पानी को, इसलिए कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करने हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, क्या करना है? 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं और कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उल्टा करके कार्बन इलेक्ट्रोड्स को पैक कर देना है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed फॉर सम टाइम। करंट बैटरी को ऑन करना है और थोड़े देर के लिए हम लोगों को जो हमारा सिस्टम है उसको डिस्टर्ब किए बिना रख देना है। बबल्स का फॉर्मेशन होता हुआ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर दिखाई देगा। ये जो है वाटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बबल्स जो हैं वो वाटर को डिस्प्लेस करेंगे। हमको क्या नोट डाउन करना है? हमको देखना है कि वॉल्यूम जो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे वो सेम है या नहीं है। अगर दोनों टेस्ट ट्यूब में गैस है तो उसको टेस्ट ट्यूब को केयरफुली हटाना है ताकि हम ऑब्जर्वेशन ले सकें। दोनों टेस्ट ट्यूब जो है उसके पास जलती हुई कैंडल्स हमको ले जानी है। अगर कैंडल्स और भी ज़्यादा जलने लगे, इसका मतलब है कि गैसेस जो है वो प्रोड्यूस हुई हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स में गैस प्रोड्यूस होंगी। एनोड पे हमको
ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कैथोड पे हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो वही सेम रिएक्शन यहाँ पे हमने देखा है। ये रिएक्शन जो है वो ध्यान रखना है कि अगर वाटर के अंदर, पानी के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का हमने स्टडी किया। नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है एक्टिविटी 1.8। उसमें क्या करना है, तो हमको 2 ग्राम जितना सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश में। चाइना डिश यानी जो हमारे घर में हम चाय पीने के लिए डिश का यूज करते हैं उसको चाइना डिश बोलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का ग्रे टाइप का कलर होता है, सॉरी व्हाइट टाइप का कलर, व्हाइट कलर होता है। अगर उसको, वो जो हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देना है, सनलाइट में रख देना है, और ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाइट कलर जो है, उस व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड हो गया होगा, ग्रे कलर जो है वो रिमूव हो गया होगा। You will see that white silver chloride turns gray in sunlight। ठीक है, पहले हमने व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड लिया था, उसको हमने धूप में रखा तो उसका व्हाइटनेस चला गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे क्या रिएक्शन हो रहा है, हमने AgCl लिया, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके अंदर इसको हमने सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया, सनलाइट में रखा तो इसका डिसोसिएशन हुआ, सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया। रिएक्शन बैलेंस नहीं है इसलिए इसके आगे हमने 2 लगाया तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो यहां पे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड था जिसका कलर व्हाइट होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में रखा तो Ag और Cl2 बना, गैस तो रिमूव हो गया। अब सिर्फ क्योंकि हमारे पास सिल्वर है तो उसका कलर कैसा हो गया, ग्रे कलर का हो गया। ये रिएक्शन जो है वो पहले जो नेगेटिव क्लियर की जाती है, नेगेटिव से फोटो बनाते थे, इस रिएक्शन का यूज उसमें किया जाता था। एक इसी के जैसा दूसरा रिएक्शन है, ये भी फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए किया जाता था कि 2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, इसका सनलाइट में रिएक्शन किया जाए, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इसमें भी सेम सिल्वर का और ब्रोमाइड गैस का डिसोसिएशन हो जाएगा, अलग हो जाएंगे और हमको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे एक में से। तो ये हमारा जो था इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द अबाउ रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। We have seen that decomposition reactions require energy either in the form of heat, light, electricity for breaking down the reactants। हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे, पहले हमने हीट का यूज किया, हीट का यूज किया डिकम्पोज करने के लिए, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट में से 2 अलग अलग प्रोडक्ट हमको मिले, यानी हीट एनर्जी का यूज किया, इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन नाम हमको मिला। फिर हमने इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया डिकम्पोजिशन करने के लिए, इसलिए उसको हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन नाम दिया। और लास्ट में हमने लाइट का भी यूज किया, सनलाइट का यूज किया, इसलिए हमने उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का नाम दिया। तो यहाँ पे हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हम लोगों को एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.9। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम रबिंग विथ सैंड पेपर। 3 हमको आयरन के नेल्स लेने यानी कील लेनी है और उसको सैंड पेपर से साफ करना है। सैंड पेपर से साफ इसलिए करना है क्योंकि उसमें रस्टिंग रहेगी, कील जो है वो साइन नहीं करेगी तो हमको रिएक्शन पता नहीं चलेगा। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एस ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें एक टेस्ट ट्यूब में ए लेवल करना है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में बी लेवल करना है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों टेस्ट ट्यूब में यानी ए लेवल की हुई है उसमें भी और बी लेवल की हुई है उसमें भी हमको 10 ml जितना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करना है। The 2 iron nails with a thread, tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in the test tube B for 20 minutes. Keep 1 iron nail aside for comparison. जो 2 हमने ली थी नेल्स उसमें से उन दोनों को टाई अप कर देना है थ्रेड से और बी लेवल की जो मार्क की हुई टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमको वो टेस्ट नेल्स को डुबा देना है 20 मिनट के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट के बाद जो हमारी नेल्स हमने टाई अप करके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाई थी उनको बाहर निकाल लेना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। दोनों को जब कंपेयर करोगे तो देखोगे बी के अंदर जिसमें हमने आयरन नेल्स डाली थी उसका जो कलर है ब्लू वो रिमूव हो गया होगा या कम हो गया होगा और दूसरा जो पहला टेस्ट ट्यूब था उसके अंदर ब्लू कलर जो है वो ज्यादा होगा, यानी हमको कलर की इंटेंसिटी में फर्क पता चलेगा। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ 1 केप्ट असाइड। जो हमने 2 आयरन नेल्स डाली थी उसका भी कलर जो है वो चेंज हो गया होगा। जो हमने आयरन नेल्स डुबाई थी वो ब्राउन कलर की हो गई होंगी और जो आयरन नेल बाहर रखी थी वो सिल्वर कलर की साइन कर रही होगी। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ रिएक्शन हुआ जिसमें कॉपर सल्फेट और आयरन नेल्स के बीच में हुआ, उसमें क्लीन आयरन नेल्स थी वो ब्राउन कलर की हो गई और जो कॉपर का सल्फेट सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, वो कलरलेस या उसकी इंटेंसिटी डाउन हो गई। तो इस तरह के रिएक्शन को जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है यानी एक की जगह दूसरा आ जाता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कौन आता है? तो जो स्ट्रांग होता है वो वीक को डिस्प्लेस कर देता है, जो कमजोर होगा उसको स्ट्रांग जो है उसकी जगह पे आके रुक जाएगा। Why does the iron nails become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades? ऐसा क्वेश्चन है कि आएगा दिमाग के अंदर कि ब्राउनिश कलर कैसे आ गया और ब्लू कलर कहां चला गया। तो उसके अंदर एक रिएक्शन होता है। हमने आयरन नेल्स ली तो उसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। इन आयरन नेल्स को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया था तो हमको रिएक्शन मिला, वो हुआ FeSO4 और कॉपर जो है वो अलग हो गया। यहां पे कॉपर सल्फेट और आयरन था, 2 हमारे पास रिएक्टेंट थे। आयरन नेल्स को हमने कॉपर सल्फेट के जो 10 ml का सॉल्यूशन था उसमें डिप किया था। तो क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? आयरन है। आयरन जो है वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए कॉपर को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ गया। तो हमको क्या मिला? FeSO4 मिला, क्योंकि आयरन जो है वो सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है, फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए आयरन नेल्स का जो कलर है वो कैसा हो गया? ब्राउन कलर का हो गया। और कॉपर सल्फेट में से सल्फेट रिमूव हो गया, सिर्फ कॉपर बचा, इसलिए इसका कलर जो है वो डिम होगा, इंटेंसिटी कम होगी, ब्लू कलर नहीं रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रांग होता है वो हमेशा वीक को रिप्लेस कर देता है।
In this reaction, iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. दूसरे एग्जांपल्स हम लेते हैं. अब हमारे पास जिंक है, जिंक सॉलिड होता है, उसका रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ में कराएंगे तो जिंक भी जो है वो कॉपर से स्ट्रांग है, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में अलग निकलेगा. यहां पे भी जिंक स्ट्रांग है कॉपर से, इसलिए जिंक का सल्फेट फॉर्मेशन हुआ, इसको जिंक सल्फेट बोलेंगे. दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, लेड का. रिएक्शन हम कॉपर क्लोराइड के साथ में कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्योंकि यहां पे भी लेड जो है वो कॉपर से स्ट्रांग है, इसलिए PbCl2 मिलेगा और कॉपर जो है वो रिमूव हो जाएगा. ये जो है एग्जाम्पल थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के. अगर कोई वीक हो, यहां पे मेटल जो है वो वीक हो कॉपर से, तो उसका रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल AU यानी गोल्ड, गोल्ड लिया, उसके साथ हमने कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराया, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो गोल्ड है वो कॉपर से वीक है, इसलिए यहां पे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. हमेशा स्ट्रॉन्ग ही वीक को रिप्लेस करेगा, वीक स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.10. टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है. इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन. एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 3 ml बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमको लेना है. मिक्स द टू टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने 3 ml सोडियम सल्फेट लिया हुआ है और दूसरे में हमने 3 ml बेरियम क्लोराइड लिया हुआ है. दोनों को मिक्स करेंगे तो हम देखेंगे कि इनसोलेबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर. ये इनसोलेबल जो सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसको प्रेसिपिटेट्स कहा जाता है. क्योंकि प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन हुआ है दो चीजों के मिक्स होने से, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है. You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as precipitate. Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. अब हुआ क्या, इसमें रिएक्शन कैसा हो रहा है, हम लोगों ने पहले 3 ml सोडियम सल्फेट लिया, यानी Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और दूसरा हमने बेरियम क्लोराइड लिया यानी BaCl2. इन दोनों को मिक्स किया तो यहां से बेरियम और यहां से सल्फेट ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, यानी आयंस का एक्सचेंज होगा. तो BaSO4
और NaCl का फॉर्मेशन होगा। यहां पे देखिए तो Ba+2 आयंस और SO4-2 आयंस ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं और BSO4 बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे Na+ और Cl- जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, यानी आयंस जो हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं एक से दूसरे के साथ में। इसलिए क्योंकि सभी कुछ यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि बेरियम दूसरे रिएक्टेंट में था, सल्फेट आयन जो है वो दूसरे रिएक्टेंट पहले रिएक्टेंट में था, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए। और सिमिलरली सोडियम और क्लोराइड भी एक दूसरे के साथ में कंबाइन हुए, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बेरियम सल्फेट की जो है वो इनसॉल्युबल रहेगा क्योंकि Ba+2 और SO4-2 आयंस का फॉर्मेशन हुआ है। The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4-2 and Ba+2. The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. NaCl जो है वो soluble है, water soluble, इसलिए solution में रहेगा। Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। क्योंकि exchange of ions हो रहा है इसलिए double displacement के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको समझने के लिए एक्टिविटी दी हुई है 1.11। हमको क्या करना है, एक चाइना डिश लेना है, उसमें 1 ग्राम कॉपर का पाउडर लेना है और उसको हीट करना है। तो हमने क्या लिया, कॉपर लिया 1 ग्राम जो सॉलिड फॉर्म में था, उसको हीट किया। हीट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब हमने हीट किया तो हमको क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसको हम बैलेंस कर देंगे। तो कॉपर को जब हमने हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड हमको मिला। कैसे पता चला कि कॉपर ऑक्साइड मिला, जब हम कॉपर को हीट कर रहे होंगे तो कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाएगा। ब्लैक कलर का कोटिंग आ गया, इसका मतलब है कि कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कॉपर में ऐड हो रहा है, ये जो है कॉपर में ऐड हुआ, इसलिए कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जहां पे भी किसी भी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड होता है उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब इसी रिएक्शन में ये जो कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है, इस कॉपर ऑक्साइड से में हाइड्रोजन गैस पास करें हम, ठीक है। पहले हमने ऑक्सीजन कॉपर में पास किया तो कॉपर ऑक्साइड बना। अब कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं तो क्या होगा, तो यहां पे कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गया ऑक्साइड में से, हाइड्रोजन गैस पास करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो हमको क्या मिला, कॉपर मिला और वाटर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए हम कहेंगे क्योंकि यहां से रिएक्टेंट से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, इसलिए इस तरह के रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जहां पे जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो, हाइड्रोजन ऐड हो, उसको रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। If a substance gains oxygen during a reaction,
इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हुआ है, ऐड हुआ है, तो उसको ऑक्सीडाइज्ड कहा जाएगा रिएक्शन। एंड इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, जहां पे ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। During the reaction, copper 2 oxide is losing oxygen and is being reduced, and the hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reaction are called oxidation and reduction reaction or redox reaction. इसमें जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है वहां पे हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन भी होगा, और जहां रेडॉक्स रिएक्शन होगा वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो या सिर्फ रिडक्शन हो। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसलिए सिर्फ कॉपर बचा, तो उसका रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन अकेला था लेकिन उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं। ZnO प्लस कार्बन हमने हीट किया तो Zn प्लस CO बना। यहां पे ZnO का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो from the above examples we can say that if substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized। ठीक है, क्या कह रहा है कि सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन को गेन करे या तो हाइड्रोजन को लूज करे तो उसको ऑक्सीडाइज रिएक्शन कहते हैं। और सब्सटेंस, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को लूज करता हो और हाइड्रोजन को गेन करता हो तो उसको रिड्यूस्ड रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एवरीडे लाइफ में, जो हमारे डे टू डे लाइफ है, उसमें ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या होता है। तो जहां जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां पे कोरोजन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबको लोगों को पता है कि आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको जब हम एयर यानी मॉइस्चर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो रस्टिंग हो जाता है, उसमें ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। ये भी जो है वो ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। फिर जो रस्टिंग जो है उस कॉमन वर्ड है, उसको हम कोरोजन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मेटल के ऊपर जो है वो मॉइस्चर, एसिड, अलग अलग कंपोनेंट्स की वजह से एक लेयर बन जाती है। इसी तरीके से हम देखें तो कॉपर में ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, तो वो भी कॉपर का कोरोजन ही होता है। ये सब एग्जांपल्स हैं। कोरोजन causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships and all objects made of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace the damaged iron. You will learn in chapter number 3. So here we will discuss one more topic for 1 minute. जब हम कोई भी फैटी या ऑयली सब्सटेंस खाते हैं
पैकिंग फूड वाला और उसको खुला छोड़ देते हैं तो उसमें से एक स्मेल आने लगती है, क्योंकि ऑयल और फैट उसमें प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। तो उस तरह के रिएक्शन जिसमें कि हमको स्मेल आने लगती है पैकिंग फूड के अंदर जिसमें ऑयल और फैट्स होता है, तो और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, तो उसको रेंसिडिटी कहा जाता है। ये दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे डेली लाइफ में होती हैं, लेकिन ये सिलेबस में से इस साल के लिए रिमूव कर दिया गया है। तो बोर्ड एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन रेंसिडिटी और कोरोजन में से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हियर वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ अवर चैप्टर, हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है।